हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मेहता रीजनिंग विथ रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखो अभी डेली रोज़ हम लोग कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते हैं और आज फिर से हम लोग देखो कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेली पढ़ते ही रहते हैं, कभी कभी हमें बातें भी करनी चाहिए। तो आज हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आज केवल मैं फिर आप लोगों के पास केवल 5-7 मिनट लेने आया हूँ आप लोगों की। उसमें मैं केवल आप लोगों से बात करूँगा और जो भी मैं बात करूँ, जो भी मैं बात बताऊँ आप लोगों को, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि देखो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। ठीक है ना। आप लोग तो यूँ समझ लो कि हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल एक स्टूडेंट को केवल 5 लोगों से केवल, और बताओ इतना सा काम तुम लोग कर सकते हैं, केवल 5 लोगों को तो अपन चैनल से जोड़ ही सकते हैं। तो एक स्टूडेंट केवल 5 स्टूडेंट को जोड़ दो, ठीक है ना। बाकी अपना फिर काम हो जाएगा। क्या होगा, जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे अपने को यहाँ पर पढ़ाने में उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये तो आप लोग देखते रहना। अब चलो मैं आज आप लोगों को फिर से एक कहानी सुनाने आया हूँ। ठीक है, और मैं केवल आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, बाकी उसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या नहीं निकलेगा, उससे आप लोगों को क्या समझना है, वो सारी बातें आप लोग समझोगे। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं ओनली केवल आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, बाकी सब बातें आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी है 1938 की। कहानी है 1938 की, केरली नामक व्यक्ति की, हंगेरियन देश की। ठीक है, वो उस देश का एक बेस्ट पिस्टल शूटर व्यक्ति था। वो उस देश का एक बेस्ट पिस्टल शूटर आदमी था। वो वहाँ पर जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप होती थी उन सभी को उसने जीत चुका था। जितने भी वहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप होती थी उनको वो सभी को जीत चुका था। और ऑलमोस्ट सभी को वहाँ पे पता था कि 1940 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वहाँ पे गोल्ड मेडल केरली ही जीतेगा। लगभग सभी को पता था ये बात कि 1940 में गोल्ड मेडल कौन जीतेगा, केरली ही जीतेगा। लेकिन 1938 के अंदर एक आर्मी का कैंप चल रहा था। 1938 में आर्मी का कैंप चल रहा था क्योंकि वो आर्मी के अंदर था। और उसके उसी हैंड में, जिस हैंड से वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके माइंड में केवल एक ही मकसद था कि मुझे इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनाना है, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनाना है। और उसने बहुत मेहनत की और उसने किया भी, और उसने ऐसा किया भी। ठीक है, केवल उसको 2 साल का वेट था 1940 का। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, 1938 के अंदर कैंप के अंदर उसके उसी हाथ के अंदर हैंड ग्रेनेड फट गया। उसके उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ चला गया जिससे वो मेहनत कर रहा था, जो उसका सपना था। हाथ गया, उसका सारा सपना खत्म हो गया। अब उस व्यक्ति के पास केवल और केवल 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता तो वो कि वो देखो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाए या सारी जिंदगी अपने आप पे रोता रहे, या उसके पास दूसरा रास्ता था कि जो गोल उसका फिक्स था उस लक्ष्य को वो पकड़ के रखे। और उसने है ना वही काम किया। उसने वो काम बिल्कुल नहीं किया जो उसके पास नहीं था। उसने वो काम किया जो उसके पास था। उसने क्या किया, वही काम किया जो उसका गोल फिक्स था, उसी गोल पे उसने ध्यान दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, देखो उसके पास एक हाथ उसका चला गया था। उसने केवल और केवल किस पे ध्यान दिया, अब उसने केवल अपने लेफ्ट हैंड पे ध्यान दिया। उसने किस पे ध्यान दिया, अपने लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, 1 महीने तक उसके देखो जो हाथ में एक्सीडेंट हो गया था उस हाथ का उसका इलाज चला हॉस्पिटल में। और सही 1 महीने बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और देखो ऐसा हाथ, जिस हाथ से वो कुछ लिख भी नहीं सकता था, कुछ कर भी नहीं सकता था, उसने उसी हाथ से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिक्स 1 साल बाद, मतलब 1939 के अंदर वो वहीं गया और वहाँ पे वही नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। कहाँ, हंगरी में। ठीक है, वो वहाँ पे गया। जाते ही वहाँ पे बहुत सारे और भी पिस्टल शूटर थे। वो उसके पास आए और आकर कहा, पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि देखो ये होता है जज्बा, जो ये देखो हमें यहाँ पर देखने आया है और हमारा हौसला बढ़ाने आया है। उसने उनको कहा कि मैं यहाँ पर आप लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को कम्पीट करने आया हूँ। तैयार हो जाओ तुम लोग, मैं यहाँ पर आप लोगों को कम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ।
और उसने उनको compete किया। वहाँ पर सभी के सभी लोग अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे और वो केवल अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और वहाँ पर कौन जीता? केरली। वहाँ पर कौन जीता? केरली। उसका गोल फिक्स था, उसका गोल फिक्स था कि मुझे इस हाथ को यहाँ पर इस देश का ही नंबर 1 नहीं रखना, मुझे इस हाथ को पूरी दुनिया को नंबर 1 बनाना है, मुझे इस हाथ को दुनिया का नंबर 1 हाथ बनाना है। और उसने सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1940 पे, जहाँ ओलंपिक होने वाले थे। 1940 पे जहाँ ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन 1940 का ओलंपिक कैंसिल वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर से पूरा अपना फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1944 पे। अपना फोकस कहाँ डाल दिया? 1944 पे। और 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल, फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर से अपना फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1948 पे। उसने अपना फोकस उठा के कहाँ डाला? 1948 पे, जहाँ फिर से ओलंपिक होने वाले थे। अब देखो 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर और 1948 में उसकी एज हो गई 38 ईयर। 1948 में उसकी एज कितनी हो गई? 38 ईयर। और यंगर प्लेयर के साथ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यंगर प्लेयर से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था, लेकिन मुश्किल वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। वहां पर 1948 के अंदर ओलंपिक में दुनिया के और भी बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे और सभी लोगों ने वहां पे कॉम्पीट किया अपने बेस्ट हैंड से और केरली ने कॉम्पीट किया अपने ओनली हैंड से। केरली ने कॉम्पीट किया अपने ओनली हैंड से और कौन जीता? ओनली हैंड। कौन जीता? ओनली हैंड। गोल्ड मेडल किसको मिला? केरली को। गोल्ड मेडल किसको मिला? केरली को। और वो वहीं भी नहीं रुका, और वो वहां पर भी नहीं रुका। उसने 1952 जो फिर से ओलंपिक होने वाले थे वहां पे भी कॉम्पीट करने चला गया दोबारा से। और 1952 के अंदर भी देखो गोल्ड मेडल कौन जीता? केरली ही जीता। 1952 में भी गोल्ड मेडल कौन जीता? केरली ही जीता। उसने पूरी हिस्ट्री बदल डाली, उसने पूरी हिस्ट्री बदल डाली। आज तक पर्टिकुलर इस गेम के अंदर, आजकल पर्टिकुलर ओलंपिक के अंदर किसी भी एथलेटिक ने 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। केवल और केवल केरली ने ही ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कंटिन्यू 2 बार गोल्ड मेडल जीता। आप लोग किसी भी लूजर के पास चले जाओ, आप लोग किसी भी लूजर के पास जाओ, उसके पास आप लोगों मतलब कुछ काम ना होने का 1000 बहाना मिलेगा। उसके पास 1000 बहाने मिलेंगे, एक लिस्ट भर देगा वो कि मैंने इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया। और किसी विनर के पास जाओ, उसके पास देखो 1000 वजह होगी वो काम ना करने की जो वो नहीं कर पाता, और केवल उसके पास एक वजह होगी उस काम को करने की जिस काम को वो कर जाता है और उसका काम हो जाता है। अब इसी कहानी को हम लोग किसके ऊपर लेकर चलेंगे? स्टडी के ऊपर। इसी कहानी को हम लोग किसके ऊपर लेकर चलेंगे? स्टडी पे। अब हमारे पास क्या होता है, जो स्टूडेंट कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता या कहीं पे फेल हो जाता है वो हमें 1000 बहाने बताएगा, 1000 बातें कि मैं इसलिए फेल हुआ, मेरे पास ये रीज़न हो गया था, एग्ज़ाम के दिनों में मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, बहुत सारी बातें बताएगा। और जो सिलेक्शन होता है वही सारी बातें उसके साथ भी होती है। जिसका सिलेक्शन होता है सारी बातें उसके साथ भी होती है। वो भी होता है बीमार तो उसके भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और आप लोग ध्यान रखना, जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो होते ही ऐसी कंडीशन से निकल के आते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम को साइड में रख देते हैं। वो सारी प्रॉब्लम को साइड में रखते हैं, केवल और केवल उनका एक ही लक्ष्य होता है, किसका? केवल सिलेक्शन लेने का। उनका ध्यान केवल और केवल सिलेक्शन पर होता है। बीच में जितनी भी बाधाएं आ रही है उसके लिए वो होती ही नहीं है, उनको तो वो साइड में ही रखता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग सारे के सारे बहाने खत्म करो, सारे के सारे बहाने खत्म करो और केवल किस पे ध्यान दो? पढ़ाई पे ध्यान दो, या कोई आप लोगों का और लक्ष्य है उस पे फोकस डालो। आप लोग इधर उधर ना भटको, इधर उधर बिल्कुल भी ना भटको, ठीक है ना? तो सभी के सभी लोग क्या किया करो? पढ़ाई किया करो और पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, ठीक है ना? बहाने खत्म करो, सारे के सारे बहाने खत्म कर दो। थैंक यू।